नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन लाइब्रेरी। एजुकेशन लाइब्रेरी में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने अभी तक बाल विकास की क्लासेस सारी अटेंड की है और सारी प्लेलिस्ट में वीडियो भी संग्रहित है, तो आप वहां पर जाकर बाल विकास की देख सकते हैं। आज से हम फर्स्ट वीडियो के साथ में हम अभी पेडोलॉजी और फिर बेंच दोनों मिलाकर पर्यावरण का अध्ययन करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित सभी प्रकार के जो भी मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंतर्गत जो भी विषय या सिलेबस के अनुसार जो बना हुआ है वो हम यहाँ से अच्छे से डिस्कस करेंगे। और कम से कम यहाँ से अगर हम कम से कम जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे उनसे एक या दो प्रश्न तो बने ही बनेंगे। ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं वीडियो को, और चैनल को लाइक कीजिएगा, ठीक, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक, तो हम पर्यावरण से संबंधित आज पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर पर्यावरण का जो पहला टॉपिक है हमारा, इसमें पर्यावरण का अध्ययन हम किस प्रकार से करते हैं, उसकी अवधारणाएं और हमको पर्यावरण क्या आवश्यक के रूप में रहता है और हमारे क्या महत्व रहता है उसको हम अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, जो पर्यावरण रहता है, ठीक है, पर्यावरण को हम एक लेयर के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपकी ये पृथ्वी है, अभी पृथ्वी के बाद में ये जो लेयर दिख रही है आपकी, ये पर्यावरण है। ठीक, अभी जो पर्यावरण है इसके बीच में हम यहाँ पर रहते हैं। ठीक, इस प्रकार से पर्यावरण हो जाता है। अब हम थ्योरी के माध्यम से समझेंगे कि पर्यावरण क्या होता है। देखिए, पर्यावरण क्या है कि पर्यावरण शब्द पर्यावरण, ठीक है, परि और आवरण दो शब्दों का मेल है। ठीक, परि का अर्थ क्या होता है, चारों ओर होता है। ठीक है, जैसे चारों ओर दिखाया हमने। और आवरण का अर्थ क्या होता है, घेरा होता है। ठीक है, एक घेरा होता है। इस प्रकार से पर्यावरण का अर्थ चारों ओर का आवरण होता है। ठीक है, इस प्रकार से आवरण में प्रभावशील, ठीक है, आवरण जो रहता है, ठीक है, चारों ओर का एक घेरा क्या रहता है, पर्यावरण रहता है। और पर्यावरण में क्या क्या रहता है, पर्यावरण का जो घेरा रहता है उसमें क्या क्या रहता है। देखिए, इसमें क्या होता है, एक भौतिक रहता है। ठीक, भौतिक किस प्रकार से रहता है, जैसे कि हमारी पृथ्वी हो गई है। ठीक है, भौतिक का मतलब ये होता है कि आपको जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, ठीक है, जैसा दिख रहा है उसको हम भौतिक बोलते हैं। ठीक, जैविक होती है। ठीक है, जैसे कि पेड़ पौधे पादप है ना, ये परजीवी और अपरजीवी इस प्रकार से रहता है, उसको जैविक में रखते हैं। अब सांस्कृतिक में रहते हैं और कारक जो शामिल रहते हैं। ठीक है, भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक इस प्रकार के जो कारक रहते हैं वो पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक, पर्यावरण में सभी भौतिक प्रणाली प्रभाव को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक, तो यहाँ पर भी बताया कि भौतिक प्रणाली प्रभाव को सम्मिलित किया गया है। जो प्रजाति के जन्म, ठीक है, जो प्रजाति रहती है उसका जो जन्म होता है, जन्म के साथ में जो मृत्यु होती है उसको ये सारे परिभाषित करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक बालक अगर जन्म लेता है जब से लेकर तो वह उसकी मृत्यु तब तक होती है जब तक उसकी जो भौतिक है, जैविक और सांस्कृतिक है और प्रणाली और प्रभाव है उसको प्रभावित करते रहते हैं। अभी हमें हालैंड और डगलस ने कुछ परिभाषा दी है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित। उन्होंने क्या कहा है कि जीव जगत के प्राणियों के विकास, ठीक है, मतलब जो जीव जगत रहता है, पृथ्वी रहती है, उसमें जो भी जीव रहते हैं, है ना, जो भी प्रजाति रहती है, उसके विकास, परिपक्वता, प्रगति और व्यवहार तथा जीवन शैली को प्रभावित करने वाली समस्त बाह्य शक्ति। ठीक है, मतलब जो भी यहाँ पर चीजें बता रहा है जीवन शैली को प्रभावित कर रही है। ठीक है, ऐसे बाह्य शक्ति तथा घटनाओं को पर्यावरण में सम्मिलित करके वर्णन करती है। ठीक है, इन सारों को पर्यावरण में सम्मिलित कर लेती है और सम्मिलित करने के बाद में वर्णन करती है। ठीक है, ये परिभाषा हालैंड और डगलस ने दी थी। अब सीसी पार्कर ने क्या कहा है कि मनुष्य एक विशेष स्थान, समय और परिस्थिति में घिरा होता है। ठीक है, तो यहाँ सीधी सी बात है कि जो एक बालक है वह एक विशेष स्थान पर रहता है, समय से संबंधित रहता है, परिस्थिति से संबंधित रहता है। अब देखिए, जो पर्यावरण अध्ययन रहता है इसके हमको किस प्रकार से आवश्यकता रहती है। तो देखिए, पारिस्थितिकी का मतलब क्या होता है कि जो पारिस्थितिकी का मतलब एक आवरण रहता है। ठीक है, इस आवरण में क्या रहता है कि जैसे कि यहाँ पर पहाड़ है और यहाँ पे नदी है, यहाँ पे रेगिस्तान है और यहाँ पर पठार है। ठीक है, और यहाँ पर जो भी प्रजाति रहती है, ठीक है, वह अलग अलग प्रकार से रहते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार से किस प्रकार से रहते हैं कि जैसे कि मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, वह ठंड ज़्यादा रहती है तो उनकी प्रजाति में अलग रहता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक ये समुद्र है। ठीक है, सबसे बड़ा जो रहता है समुद्र वह क्या रहता है, पारिस्थितिकी रहता है। मतलब ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में मृत्यु होती है, जब तक वह जो भी परिस्थिति के अनुसार भोग लेता है, ठीक है, वो उपभोग करता है, उसको हम पारिस्थितिकी के अंदर रखते हैं। ठीक है, अब कृत्रिम पारिस्थितिकी को बोलते हैं। तो कृत्रिम पारिस्थितिकी का हम क्या, जो मछली घर होता है ना, एक्वेरियम, उसको हम पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर रखते हैं। ठीक है, पानी की क्षेत्र आता है,
तो माने कि वन से संबंधित जो भी क्षेत्र रहते हैं, जंगल रहते हैं, ठीक है, या फिर वन को संग्रहण करते हैं, उससे संबंधित अध्ययन होता है। अब ठीक है, मानव स्वास्थ्य से संबंधित भी यहाँ पर पर्यावरण की आवश्यकता बताई गई है। जैसे कि अगर आप पर्यावरण अध्ययन कर रहे हैं तो मानव से संबंधित जो बीमारी उत्पन्न होती है उस हमको किस प्रकार से बचना चाहिए, किस प्रकार से रोक होती है, इस प्रकार से भी अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। अब जैव प्रौद्योगिकी की बात हो रही है तो जैव प्रौद्योगिकी में क्या होता है, जो जीव और जो प्रजाति रहते हैं उसका यहाँ पर अध्ययन किया जाता है, ठीक है, इस प्रकार से आवश्यकता रहती है। अब देखो, एक कल्पना जो पर्यावरण की संकल्पना हम करते हैं उस आधार पर किस प्रकार से कर सकते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन जो रहता है उसमें प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन और व्यवहारिकता के आधार पर, ठीक है, हमको क्या है कि जैसे कि मान लो पहली और दूसरी, ठीक है, पहली कक्षा और दूसरी कक्षा जो रहती है उसमें शिक्षक की जो मार्गदर्शिका रहती है, ठीक है, जो शिक्षक मार्गदर्शन करता है उस आधार पर बालकों को पढ़ाया जाता है, ठीक है, उस प्रकार से अध्यापन किया जाता है। या जो शिक्षक मार्गदर्शन रहता है उसमें क्या रहता है, व्यवहारिक जीवन जो रहता है ना, उस आधार पर बालकों को यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। अगला एक पर्यावरण को आत्मसात ग्रहण करना, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कुछ आपने या फिर बालकों को कुछ बता दिया है तो वह उसका आत्मसात कर रहा है, उसका उदाहरण लेकर, है ना, उसको कंपेयर करके। अगला है संरक्षण से संबंधित जागरूकता, ठीक है, जैसे कि वन रहते हैं, जल रहता है, ठीक है, इस प्रकार से उसका संरक्षण किस प्रकार से करते हैं उसको प्रति जागरूकता के लिए अध्यापन करवाया जाता है, ठीक है। अब समस्या समाधान के प्रति रहता है, ठीक है, जैसे कि समस्या समाधान हमने पढ़ा कि कोई समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है, जैसे कि आग लग जाती है वन में तो उसको किस प्रकार से हम रोक सकते हैं, प्रजाति का संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ये आधार पर समस्या समाधान से संबंधित पर्यावरण अध्ययन करवाया जाता है। अब देखिए व्यवहार की बात है, ठीक है, अब जब प्रकृति के प्रति व्यवहार किस प्रकार से रहता है, जैसे कि आप अक्सर सुनते हैं कि जो बंजर जमीन रहती है, पहाड़ी रहती है, वहाँ पर गाँव के लोग या फिर ऐसे लोग जो पर्यावरण से प्यार करते हैं, ठीक है, प्रकृति प्रेमी है, वहाँ पर क्या करते हैं कि पौधे लगा देते हैं, और पौधे लगाने के बाद में कुछ समय बाद पौधे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वहाँ पर पता ही नहीं चलता कि वो बंजर जमीन, ठीक है, इस प्रकार से व्यवहार यहाँ पर रहता है। अब पर्यावरण और जैवमंडल दोनों में यहाँ संबंध रहता है, ठीक है, जैसे पर्यावरण क्या रहता है, चारों ओर का घेरा रहता है, ठीक, इसके बीच में जैवमंडल भी रहता है। जैवमंडल किस प्रकार से रहता है, ठीक है, कि जैसे कि एक प्रजाति रहती है, ठीक है, जैसे चूहे, ठीक, अब चूहे जो है वो जन्म लेंगे और जन्म लेने के बाद में क्या है कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाएगी उनका भोजन रहेगा, ठीक है, वो क्या खाते हैं, वो क्या कार्य करते हैं, वो फिर उसके बाद में उनकी मृत्यु तक वह जैवमंडल से संबंधित रहता है, ठीक। इसके अलावा पर्यावरण से अनुशासन संबंधित, जैसे कि मान लीजिए आपने बहुत सारे पटाखे फोड़ दिए, ठीक है, तो पटाखे फोड़ने से क्या हुआ, वायु प्रदूषण हो गया, बहुत सारा धुंध हो रहा है, धुंध होने के बाद में क्या हो रहा है कि वह सांस की बीमारी होती है, श्वास की बीमारी के साथ साथ पारा जो रहता है, पारा जलता है, जो उससे भी आँखों की रोशनी खराब होती है। वह क्या है कि हम अनुशासनहीनता करते हैं, ठीक है, तो पर्यावरण की अनुशासनहीनता करते हैं, तो उस प्रकार से यहाँ पर शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके बाद में विश्लेषणात्मक चिंतन, पर्यावरण अध्ययन जो होता है आप कोई भी ऐसी एक चीज़ रहती है उसका आप विश्लेषण कर सकते हो, उसका चिंतन कर सकते हो, उस आधार पर पर्यावरण अध्ययन यहाँ पर किया जा सकता है। अब हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन का महत्व, ठीक है, जैसे कि आप पर्यावरण का अध्यापन करवाते हैं तो हमको उससे किस प्रकार का लाभ मिल सकता है, ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे पर्यावरण में या किस प्रकार से पढ़ाएंगे तो उस प्रकार से हमको यहाँ पर लाभ मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 8 पॉइंट देखे, 8 पॉइंट में बताया गया है। पहला पॉइंट है कि बुनियादी तौर पर प्रासंगिक, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जब आप बालकों को पढ़ाते हैं तो बुनियादी तौर पर आप जैसा उसके सामने एक प्रतिमा स्थापित करेंगे या फिर एक ऐसी प्रत्यक्ष रूप से कुछ वस्तु ऐसी बताएंगे, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये पीपल का पेड़ है, ठीक है, अब आप बालकों को पढ़ा रहे हैं इस प्रकार से पीपल का पेड़ है, आप प्रत्यक्ष रूप से दिखा रहे हैं, उस प्रकार से यहाँ पर सभी प्रकार की उसको जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसे कि जब पेड़ को काटेंगे तो क्या होगा, ठीक है, पेड़ को लगाएंगे तो क्या होगा, इस प्रकार से प्रासंगिक विषय बन जाता है। अब संसाधन की आवश्यकता होती है, तो देखो पर्यावरण अध्यापन में आप संसाधन से संबंधित आवश्यकता बता सकते हैं, ठीक है, जैसे जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, भोजन के लिए पौधे की आवश्यकता होती है, पौधे की जो पत्तियाँ रहती हैं उसका हम भोजन करते हैं, ठीक, इस प्रकार की आप आवश्यकता बता सकते हैं। अब देखो पर्यावरण प्रदूषण और जो भी उसका यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित यहाँ पर जो भी नुकसान होते हैं, ठीक है, जो भी प्रदूषण से संबंधित यहाँ पर स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिससे वो पर्यावरण से हमको नुकसान होता है प्रदूषण के माध्यम से या पर्यावरण को, तो वहाँ पर हम नियंत्रण करवा सकते हैं अध्यापन के द्वारा, ठीक है। जैसे कि आप
अध्यापन करवाएंगे समय समय पर बालकों को या फिर किसी भी को भी, तो आप वो नियंत्रण करेगा, तो इस प्रकार से यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन शामिल हो सकता है। देखिए, समस्या और चिंतन, पर्यावरण से संबंधित समस्या का हमको हल निकालना और चिंतन करना, इस प्रकार से भी अध्ययन करवा सकते हैं। अब संरक्षण की बात होती है और संवेदनशीलता, ठीक है। जैसे कि पर्यावरण के संबंध, जैसे कि अभी ओजोन परत की जो समस्या चल रही है, ठीक है, जो एसी चलाते हैं हम, फ्लोरोकार्बन की जो गैस निकलती है, उससे हमारा जो एसी जो रहता है उससे तापमान बढ़ता है और ओजोन परत की जो लेयर है उसमें छेद हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो समस्या हो रही है उसमें हम उनको संवेदनशीलता और संरक्षण के प्रति जागरूक होना जरूरी होता है। अब अगला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार पर्यावरण सभी हेतु समान है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी बालक जो रहेगा, है ना, तीसरे क्लास से लेकर जब तक भी वो अध्यापन करेगा, तो वहाँ पर पर्यावरण से संबंधित उसको यहाँ पर पढ़ना जरूरी है। और इसके अलावा बचाव और प्रबंधन, आप पर्यावरण से संबंधित जब अध्यापन करवाते हैं तो वहाँ पर उसको जो पर्यावरण से संसाधन रहते हैं उसमें जो नुकसान होता है, प्रदूषण होता है, उसमें आप बचाव और प्रबंधन से संबंधित यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा शिक्षण अनिवार्य, ठीक है। शिक्षण अनिवार्य का तात्पर्य ये है कि जो हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार जब उसका अध्यापन करवाते हैं, जो भी कक्षा रहती है, तो वहाँ पर आपको शिक्षण देना ही देना है पर्यावरण का। तो इस प्रकार का हमारा महत्व है। कारण देखिए, आवश्यकता देखिए, महत्व देखिए। अब इसके अंदर ही हम यहाँ पर समेकित पर्यावरण देखेंगे, ठीक है। समेकित देखिए, समेकित पाठ्यक्रम क्या होता है, हमको इसको समझना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है, शब्दार्थ अनुसार, ठीक। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कितने आपके, एक जो आपको कम से कम 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर कितने हैं आपके 6 प्रकार के सब्जेक्ट है। अब जो 6 प्रकार के सब्जेक्ट है उसमें से आपका एक तो भाषा हो गया कंपलसरी, एक मैथ्स हो गया है, ठीक, और एक अंग्रेजी हो गया है, और अगला है यहाँ पर संस्कृत। भाषा 2 हो गई आपकी, हिंदी अंग्रेजी, गणित हो गया है, संस्कृत हो गया है, और संस्कृत के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 बचेंगे हमारे, ठीक है। इन दोनों को अगर हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो उसी को हम यहाँ पर समेकित बोलेंगे, ठीक, समेकित या एकीकृत, इस प्रकार। अभी दोनों जैसे तो एस आता है सामाजिक विज्ञान और एक एस आता है विज्ञान, इस प्रकार इसको अच्छे से समझ लेते हैं हम। देखो, समेकित पर्यावरण क्या होता है कि समेकित पर्यावरण एकीकृत उपागम का तात्पर्य शिक्षक उस दृष्टिकोण से है, ठीक है। एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसे अपनाकर अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर, ठीक है, यहाँ पर मतलब अलग अलग विषयों को पढ़ाने के स्थान पर आप क्या करते हैं कि सभी विषयों को सम्मिलित स्वरूप के शिक्षण पर जोड़ जाता है, मतलब आपको सभी को साथ में पढ़ाते हैं। इस आधार पर हम समेकित पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें समेकित में इतना है कि आपको जो अलग अलग टुकड़े वाले विषय रहते हैं उनको एक करके मतलब सभी विषयों को सम्मिलित स्वरूप में शिक्षण पर जोड़ दिया जाता है, ठीक। इसके यहाँ पर कुछ तत्व बताया कि देखिए, जो सभी विषय रहते हैं उसमें संबंध रहता है, एक रिलेशन रहता है, ठीक है। जैसे कि मान लो सामाजिक ज्ञान रहता है और इसमें हमारे 4 बनते हैं, ठीक, एक इतिहास, एक बनता है अर्थशास्त्र, एक रहता है भूगोल और एक रहता है नागरिक शास्त्र, ठीक। इस प्रकार से 4 रहते हैं। अब इन चारों को सम्मिलित एक ही रूप में संबंध इसमें स्थापित होता है। संबंध किस प्रकार से रहेगा, देखिए, इसमें भी संबंध रहता है, इसमें भी रहता है, अब इसमें भी रहता है तो इसमें भी रहता है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ संबंध होता है, ठीक है। इसलिए विषयों के संबंध में रहता है। अब देखो, समन्वय रहता है और समवाय रहता है, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि जो समेकित पर्यावरण रहता है उसमें उदाहरण को महत्व देते हैं, ठीक है। जो भी आपको कुछ भी एक विषय के बारे में पढ़ाते हैं तो उसमें उदाहरण को सबसे पहले रखते हैं। इसके अलावा व्यवहारिक ज्ञान होता है, ठीक है। तो हम अगर प्राथमिक स्तर पर अगर बालकों को पढ़ा रहे तो वहाँ पर व्यवहारिकता के ज्ञान के अनुसार बच्चों को पढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद में एकीकृत पाठ्यक्रम रहता है। एकीकृत पाठ्यक्रम क्या होता है कि यहाँ पर जो पाठ्यक्रम रहता है, पाठ्यवस्तु रहती है, ये पाठ्यवस्तु है आपकी। अब इन पाठ्यवस्तु में आपको यहाँ पर एक प्रकार से यहाँ पर एकीकृत कर देते हैं एक ही विषय वस्तु में, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर 3 प्रकार की विषय वस्तु है, तो यहाँ पर आपको एक आधार पर एक विषय के अंदर आपके अंदर बता दिया जाता है। अब हम यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अनुसार यहाँ पर समझेंगे। देखिए, यहाँ पर हम सीधा परिभाषा थ्योरी जो है उसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर थ्योरी में बताया गया है
कि प्रोएस कोठारी, ठीक है, ये नाम है, याद रखना पड़ेगा आपको। प्रोएस कोठारी जो है उन्होंने अध्यक्षता में गठित किया था राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 और 66 में, ठीक है, 1964 और 66 में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया था। उस समय क्या था कि भारत में शिक्षा के प्रति अपने दर्शन की गहराई और व्यापकता में मील का पत्थर साबित हुआ था ये, ठीक है, ये जो संगठन था ना, ये दर्शन की गहराई और व्यापकता में मील का पत्थर साबित हुआ था। तो आयोग के अनुसार क्या हुआ था कि 1975 में एक पैटर्न बताया था 10 + 2 + 3, ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर बताया था। ये पैटर्न था 1964 और 66, ठीक, परंतु यहाँ 2020 में अभी इसको खत्म कर दिया है और इसको एक अलग प्रकार से यहाँ पर 5 + 3 + 4 बताया है, ठीक है। बहुत जल्दी अब 2020 का जो NCF है, ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी जो है, इस पर आप वीडियो लाएंगे तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा इस पर। तो अभी हम इसकी बात करते हैं कि 1975 में एक पैटर्न बताया था यहाँ पर, ठीक, 1975 में क्या बताया था यहाँ पर कि 10 + 2 + 3 के अनुसार एक पैटर्न दिया था। इस हेतु राष्ट्रीय स्तर पाठ्यक्रम समिति ने एक नीति दस्तावेज बनाया, ठीक है, जैसे कि अभी एजुकेशन पॉलिसी बनी है और एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ें बताई है। तो इस ऐसे ही एक यहाँ पर एक दस्तावेज बनाया था। उस दस्तावेज में जिसका शीर्षक क्या था, द करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल, ठीक है, इस नाम से था ये फ्रेमवर्क, जिनका विज्ञान के पढ़ाए जाने और उसके पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तकों पर सीधा प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो ये दस्तावेज बना था, उसमें क्या हुआ था कि जो विज्ञान का विषय रहता है उसको हमको पढ़ाना या फिर उसकी जो पाठ्य वस्तु रहती है या पुस्तक रहती है, पाठ्यक्रम रहता है, उस पर सीधा प्रकार पड़ा। और यहाँ पर कुछ तत्व है पॉइंट के माध्यम से समझेंगे हम। देखिए, प्राथमिक स्तर जो रहता है, तो प्राथमिक स्तर पर क्या होता है कि पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि तीसरे, चौथी और 5वीं इन बालकों को अगर आप पर्यावरण पढ़ाएंगे तो इसमें विज्ञान भी आ जाएगा आपका और सामाजिक विज्ञान भी आ जाएगा और यहाँ पर पर्यावरण भी आ जाएगा। इस प्रकार से एक कर दिया गया। इसके अलावा विभाजन के बजाय एकीकृत, तो हमने भी समझा कि यहाँ पर जो 3 भाग थे उनको यहाँ पर एक बना दिया है, ठीक। इसके बाद प्राथमिक और माध्यमिक में विज्ञान को संगठित विषय बनाया, ठीक है, उसका मतलब भी यही निकल रहा है कि इनको संगठित कर लिया इन्होंने। अब यहाँ पर देखो क्या बताया कि कक्षा पहली और दूसरे में क्या शिक्षक के मार्गदर्शन के अनुसार अध्यापन करवाया जाता है, ठीक है, यहाँ पर पर्यावरण नहीं होता है। यहाँ पर पहले और दूसरे में क्या होता है कि जो शिक्षक मार्गदर्शन देते हैं, जिस प्रकार से उनको बताते हैं, उस आधार पर पर्यावरण का रूप रहता है। अब अगला है तीसरी और 5वीं है, तो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जो रहता है 2 विषय है ना, तीसरी और 5वीं में जो बच्चे रहते हैं उसमें क्या रहते हैं, तीसरी, चौथी, 5वीं में कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को अलग पाठ्यपुस्तक, एक अलग पाठ्यपुस्तक बनाई गई। अब अगला है 1 से 5 का सामान्य पर्यावरण बताया है, ठीक है, 1 से 5 तक का सामान्य पर्यावरण आप जैसे कि देख सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी कविता आती है, ठीक है, जैसे कि घर घर खेलें, ठीक है, हमारा घर हमारा विद्यालय, इस आधार पर जो योजना चल रही है उसमें बताया जाता है, बहुत सारी कहानी रहती है, ठीक है, इस आधार पर सामान्य पर्यावरण को बताया गया है। अगला एक प्राथमिक और माध्यमिक पद्धति अनुसार संकाय अनुसार बांटना, ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि जो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर होता है उसमें संकाय के आधार पर, ठीक है, पद्धति के अनुसार बांट दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर बताया 1977 में ईश्वर भाई पटेल ने क्या कहा था कि विज्ञान को 2 भागों में बांट दिया है, ठीक। अब यहीं पे क्या बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार विज्ञान को 2 भागों में बांट कर पर्यावरण का बनाया गया, ठीक है। यहाँ पर दोनों का मतलब ये रह रहा है, इन दोनों का मतलब यही है कि जो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान रहता है या फिर विज्ञान को 2 भागों में बांट दिया जाता है, उसका यहाँ पर पर्यावरण बनाया जाता है, ठीक। अगला NCF 1988 में क्या कहा है कि विज्ञान जो विषय रहता है उसको 10 वर्ष तक एक पुस्तक के माध्यम से बताया गया है। अनेक विषय विभाजन रहते हैं, ठीक है, जैसे कि जो विज्ञान का विषय रहता है उसमें अनेक विषय विभाजन रहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक था। अब यहाँ पर प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न में बताया गया है कि किस आयु वर्ग का बालक पर्यावरण में होने वाली घटनाओं में जिज्ञासा तो अधिक रखता है लेकिन उसके उदाहरणों को समझने में असमर्थ हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या है, सीखना तो चाहता है, सीखता भी है, परंतु जो उसकी अवधारणा रहती है उसको समझने में असमर्थ हो जाता है। तो यहाँ पर किस प्रकार का हो जाएगा, देखो 5 से 7 वर्ष, 1 से 2 वर्ष और 8 से 14 वर्ष है, या अगला है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप अगर देखेंगे हम तो 8 से 14 वर्ष का जो यहाँ पर 5 से 7 वर्ष का जो बालक रहेगा, तो ये बालक हम यहाँ देख लेंगे, क्योंकि 5 से 7 वर्ष के जो बालक रहते हैं उन बालकों को इतना पता नहीं रहता है, ठीक है, कि पर्यावरण सीखते तो हैं परंतु उसकी अवधारणा को समझ नहीं पाते हैं। तो ये वाला सेंसर से हो जाएगा।
अगला देखेंगे हम, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एक ही विषय में पर्यावरण अध्ययन के तहत पढ़ा जाता है। कि विज्ञान शिक्षण का कौन सा है? अध्यापक केंद्रित उपागम, अनुशासनिक उपागम, एकीकृत उपागम और सामान्य उपागम। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर एकीकृत उपागम सही हो जाएगा, क्योंकि एकीकृत के माध्यम से हमने देखा था यहाँ पर। ठीक, अगला देखेंगे हम, अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा नहीं है? ठीक है, पर्यावरण की अवधारणा नहीं बताई है। ठीक है, देखो, बालक अपने जीवन में पर्यावरण के महत्व को आत्मसात कर सके, इसके लिए आवश्यक है कि इससे संबंधित शिक्षा को प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में ही शामिल किया जाए। ठीक, अगला देखेंगे, पर्यावरण शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो प्राथमिक स्तर से ही इसका शिक्षण आवश्यक है। अगला देखेंगे हम, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को पाठ्यक्रम में शामिल करने के फलस्वरूप ही बालक भविष्य में पर्यावरण विशेषज्ञ बनकर इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकेगा। अगला है, पर्यावरण शिक्षा औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही प्रकार से चलने चाहिए और इसकी शुरुआत प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी वाला, क्योंकि सी में व्यवहारिकता के आसपास की बात हो रही है। अगला देखेंगे हम, अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल करना क्यों आवश्यक है ना, प्राथमिक स्तर से? तो देखो, बालकों को पर्यावरण के अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक स्तर पर इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। बालक पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों के सही उत्तर दे सके, इसके लिए आवश्यक है कि इसे प्राथमिक स्तर पाठ्यक्रम में शामिल हो। पर्यावरण की शिक्षा यदि प्राथमिक स्तर से ही दी जाए तो वे आगे चलकर इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सके। बच्चों में अच्छे आदत डालकर उन्हें पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग बनाए रखने के लिए प्राथमिक स्तर पर ही पर्यावरण की शिक्षा को प्रारंभ करना चाहिए। तो हमारा इसमें यहाँ पर आंसर डी वाला हो जाएगा। ठीक, क्योंकि बच्चों में अच्छी आदत डालेंगे हम, पर्यावरण के संरक्षण के प्रति सजग बनाएंगे, तो पर्यावरण यहाँ पर अच्छा रहेगा। अगला है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न में यहाँ पर देखिए कॉलम बताए गए। देखो, कोठारी आयोग जो रहता है, कोठारी आयोग 1964 में बना था। जो और बेसिक शिक्षा जो थी वो 1937 में दी गई थी, और पर्यावरणीय शिक्षा जो थी वो 1923 में दी गई थी। तो यहाँ पर इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें इसका सही बता रहा है। तो इस प्रकार का हमारा ये आज का वीडियो था।